हे भाभी, आपकी आज्ञा से रोधार्य कर मैं जाता हूं, पर आपकी रक्षा हेतु आपको समझाता हूं। लीजिए, अपने तपोबल से बनाता हूं आपके लिए सुरक्षा रेखा। देव दानव किन्नर गंधर्व कोई भी पार न कर पाएगा ये लक्ष्मण रेखा। पर हे भाभी, विनती आपसे भी है, ध्यान रखें, करें ना अनदेखा। मायाचर सजग हैं, किसी भी परिस्थिति में ना लांघना आप ये लक्ष्मण रेखा। प्रपंच से सावधान हो रहना आप सदा सर्वथा। ध्यान हटते ही अनर्थ हो सकता है, अन्यथा अन्यथा अनर्थ हो सकता है। और अनर्थ हुआ भी ठीक वही हुआ जिसका लक्ष्मण जी को डर था। छली प्रपंची रावण साधु वेश में आया और सीता जी का हरण हो गया। ऐसा नहीं है कि सीता जी को खतरे का भान न था, पर अतिथि मर्यादा और परंपरा ने सीता जी को विवश कर दिया लक्ष्मण जी के 18 कैरेट सोने से बनी हुई लक्ष्मण रेखा को पार करने के लिए। नमस्कार, मैं विवेक दत्त मिश्रा। महाभारत पर आधारित अमेजन नंबर 1 बेस्टसेलर उपन्यास द कर्ष गॉड का लेखक और महाभारत एक खोज की श्रृंखला का सूत्रधार, जहां महाभारत की प्रामाणिकता और प्रासंगिकता पर शोध कर रहे हैं और आज चर्चा कर रहे हैं 18 कैरेट सोने से बनी लक्ष्मण रेखा पर। क्या सच ही 18 कैरेट सोने से बनी थी लक्ष्मण रेखा? क्या ऐसा किसी प्रमाणिक संदर्भ में लिखा है? आइए देखते हैं इस विषय में क्या कहता है रामायण का प्राचीनतम संदर्भ वाल्मीकि रामायण। पर पहले संदर्भ समझते हैं। सीता जी के कहने पर श्री राम स्वर्ण हिरण बने मारीच की ओर जाते हैं। मारीच श्री राम के हाथों आहत होता है, पर मरने से पहले कपटी ने श्री राम की आवाज में लक्ष्मण जी को सहायता का आह्वान किया। सीता जी व्यग्र हो जाती हैं और लक्ष्मण को श्री राम की मदद के लिए जाने को कहती हैं। लक्ष्मण जी, जो श्री राम के बल से आश्वस्त हैं, सीता जी को निश्चिंत रहने की सलाह देते हैं। पर सीता जी लक्ष्मण जी को बहुत भला बुरा कहती हैं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णित है, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से कूद जाऊंगी, या तीव्र विस्पान कर लूंगी, अथवा जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी के सामने यह प्रतिज्ञा करके शोकमग्न होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी और छाती पीटने लगी। विशाल लोचना सीता को आर्त होकर रोता देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मनी मन उन्हें सांत्वना दी, पर सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। अब जरा ध्यान दीजिए। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए रामचंद्र जी के पास चल दिए। सीता के कठोर वचन कहने पर कुपित हुए लक्ष्मण श्री राम से मिलने की विशेष इच्छा रखकर शीघ्र ही वहां से चल दिए। लक्ष्मण जी के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया, अतः वो सन्यासी वेश धरकर शीघ्र ही विदेही कुमारी सीता के समीप पहुंच गया। अरे, यह तो लक्ष्मण जी ने कोई सुरक्षा रेखा बनाया ही नहीं, वो तो ऐसे ही चले गए। यहां से सीता जी के हरण के प्रसंग पढ़ने तक और उसके बाद भी कहीं भी किसी रेखा या उसको लांघने का वर्णन नहीं दिखता है। इसके विपरीत सीता जी ने सरल भाव से
रावण को ब्राह्मण समझकर उनका स्वागत किया, जो इस प्रकार वर्णित है। वो ब्राह्मण वेश में आया था, कमंडलू और गेहुआ वस्त्र धारण किए हुए था। ब्राह्मण वेश में आए अतिथि की उपेक्षा असंभव थी। उसकी वेशभूषा में ब्राह्मणत्व निश्चय करने वाले चिन्ह दिखाई देते थे। अतः उस रूप में आए हुए रावण को देखकर मैथिली ने ब्राह्मण योग्य सत्कार करने के लिए ही उसे निमंत्रण दिया। कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है यहां पर। अब चलते हैं रामायण के कदाचित सर्वाधिक लोकप्रिय परंतु काफी वाद के संस्करण तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस पर। रामचरितमानस में घटना कुछ इस प्रकार वर्णित है। सीता जी कहती हैं, तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रुकुटी के इशारे मात्र से सारे संसार का लय हो जाता है, वो श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं? इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वो सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां से चले गए, जहां रावण मौका देखकर सन्यासी वेश में सीता जी के समीप आया। वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां से चले गए। यहां भी लक्ष्मण जी द्वारा कोई लक्ष्मण रेखा बनाने का कोई वर्णन नहीं है। प्राचीन तमिल भाषा के कंबन रामायण और श्री वेद व्यास के रामायण में भी लक्ष्मण रेखा का कोई वर्णन नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि लक्ष्मण रेखा का वर्णन आखिर आया कब और कैसे? हम एक बार फिर से रामचरितमानस की ओर चलते हैं। इस बार अरण्य कांड नहीं वरण लंका कांड में, जहां मंदोदरी रावण को युद्ध न करने की सलाह देते हुए कहती हैं, हे कांत, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपका श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके अनुज ने एक जरा सी रेखा खींच दी, उसे भी आप लांघ न सके। ऐसा तो आपका पुरुषत्व है। हे प्रियतम, आप उन्हें संग्राम में जीत पाएंगे। हरण कांड में लक्ष्मण रेखा नहीं है, पर एक अप्रत्यक्ष संदर्भ अवश्य है। अगर सीधे संदर्भ की बात करें तो आपको पढ़ना पड़ेगा तेलुगु भाषा में लिखा हुआ रंगनाथ रामायण अथवा बंगला में लिखा हुआ कृतवासन रामायण। पर ये तीनों रामायण ही 1000वीं सदी के बाद लिखे हुए हैं, इसलिए यह बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि लक्ष्मण रेखा का संदर्भ प्राचीन या प्रमाणिक नहीं वरण बाद में जोड़ा हुआ प्रसंग है, और जिसमें तुलसीदास जी की हिचक साफ नजर आती है। उन्होंने इसका परोक्ष वर्णन तो किया है, परंतु मुख्य घटना में नहीं। और कई लोग जिनकी शुद्धता और प्रामाणिकता का मापदंड मुझसे और तुलसीदास जी से भी ऊंचा है, वे किसी भी प्रकार के नवीन या जोड़े हुए प्रसंग का पुरजोर विरोध करते हैं। उनका मानना है कि प्राचीन ग्रंथों के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जानी चाहिए। वो रामायण और महाभारत को आधार बना लिखे हुए हर उपन्यास, हर कृति के भी विरोधी हैं। और इसी श्रेणी में आते हैं विवेक अग्रवाल जी। जी हां, वो मेरे हम नाम भी हैं और रामायण महाभारत पर उनकी भी गहन अध्ययन जान पड़ती है। और वो आहत होते हैं रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य के आसपास रचे किसी भी काल्पनिक कथानक से। उनकी नाराजगी मुझसे लेखकों से भी है जो महाभारत को आधार बना किसी नवीन उपन्यास की रचना करते हैं, और तुलसीदास जी से भी लक्ष्मण रेखा और उन जैसे अनेक विषयों को लेकर। मेरे बहुचर्चित उपन्यास संबंधी इंटरव्यू के दौरान कई बार मुझसे पूछा गया कि एक और मैं प्रामाणिकता की बात करता हूं, प्राचीन संस्कृति का समर्थक हूं और साथ ही साथ एक उपन्यास भी लिख रहा हूं,
क्या ये विरोधाभास नहीं है? तो उन सभी प्रश्न और विवेक अग्रवाल जी, आपके प्रश्न के उत्तर में है आज की चर्चा। जी हां, 18 कैरेट सोने से बनी थी लक्ष्मण रेखा। आपको पता ही होगा, सबसे शुद्ध सोने का माप होता है 24 कैरेट और 18 कैरेट सोना मिलावटी होता है, पूर्णतः शुद्ध नहीं। लक्ष्मण रेखा भी प्रामाणिकता की शुद्धता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। तो क्या महत्व है 18 कैरेट सोने का? क्या अशुद्धि करने का कोई तर्क संगत, नीति संगत, न्याय संगत कारण हो सकता है? चाहे तो पॉज कर लें, थोड़ा सोचें, मैं इंतजार करता हूं। ठीक समझा आपने। 24 कैरेट सोने से गहने नहीं बनाए जा सकते। उनकी शुद्धता के कारण ही उनको तराशा नहीं जा सकता। वो सोने के सिक्के ये किसी बेशकीमती हीरे की तरह तिजोरी में तो रखे जा सकते हैं, परंतु किसी के शरीर पर उसकी या स्वयं की सुंदरता को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। यह काम तो 22 कैरेट सोना ही कर सकता है। और यदि आपको सोने के गहने में हीरा जड़ना हो तो 22 कैरेट से भी नीचे जाने की आवश्यकता पड़ती है। 18 कैरेट या 16 कैरेट। रामायण और महाभारत उसी दुर्लभ हीरे की तरह हैं, अमूल्य, चमकदार, अद्भुत। परंतु 18 कैरेट सोने के बिना उनकी सुंदरता संसार को दिख ही नहीं सकती। उनकी पूरी सुंदरता और चमक तिजोरी में बंद होकर घुट जाएगी। और इसका ज्वलंत उदाहरण है वाल्मीकि रामायण, अद्भुत महाकाव्य। पर अपने कठिन संस्कृत श्लोकों के कारण वो कुछ विद्वान तक ही सीमित रह गया, जैसे तिजोरी में बंद कोई नायाब हीरा। उसको जन साधारण तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य किया तुलसीदास जी जैसे लोगों द्वारा जन साधारण की भाषा में लिखे गए महाकाव्य। उनमें संस्कृत किसी 24 कैरेट का गुण भले ही न रहा हो, पर जन साधारण को उस हीरे की झलक तो इस सोने में जड़ जाने के बाद ही मिली। भंडारकर रिसर्च ओरिएंटल इंस्टीट्यूट यानी कि बोरी ने रामायण और महाभारत के 24 कैरेट से शुद्ध संस्करण की रचना की। पर आप में से कितने लोगों ने पूरी रामायण या महाभारत को पढ़ा है? एक बार सोचें, कैसे आपने जाना रामायण और महाभारत की कहानियों को? महाग्रंथ पढ़कर या उनके लघुवंश या टीवी शो से, 24 कैरेट द्वारा या 18 कैरेट द्वारा या। पर प्रश्न ये उठता है कि क्या सिर्फ अनुवाद करना ही पर्याप्त नहीं था? प्रश्न ये भी है कि अनुवाद शब्दार्थ है या भावार्थ? शब्दार्थ में कई बार भाव पकड़ में नहीं आता और भावार्थ में शब्द बदल जाते हैं। ये श्रुति स्मृति परंपरा के अभिन्न अंग रहे हैं। आपको आज के युगों को सुनाना हो, समझाना हो, तो आज की भाषा, आज के संदर्भ का उपयोग करना ही होगा, ताकि आज के लोग स्वयं को से जोड़ पाएं। पंचतंत्र की कहानियों में पशु पक्षी पेड़ पौधे से बात कर सकते हैं, पहाड़ और हवा गुनगुना सकते हैं। इसमें विज्ञान को ढूंढना मूर्खता होगा। ज्ञान को ढूंढें, विवेक को ढूंढें, तो वो आपको अवश्य मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं क्या आवश्यकता थी लक्ष्मण रेखा की। फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा कि वो सारे संस्करण जिसमें लक्ष्मण रेखा वर्णित है 1000वीं सदी के बाद की कृतियां हैं। अब सोचिए, भारत के सांस्कृतिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि पर क्या अंतर आया था 1000वीं सदी के बाद। यही वो समय था जब अफगान और मंगोल की ओर से
आक्रांता और लुटेरों के हुजूम ने भारत भूमि पर कदम रखा और इस देवभूमि के वैभव और अस्मिता पर हाथ डाला। लूट, अपहरण, बलात्कार और दास्तान अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ऐसे में एक नए संहिता की आवश्यकता थी, कुछ ऐसा जो परिवार के साथ होने पर जोर दे सके, सुरक्षा की महत्ता को समझा सके। और इससे बड़ी उदाहरण क्या हो सकता था कि सीता जी जो स्वयं अवतार थी, श्री राम की भार्या थी, जब उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा उनका भी हरण हुआ, उन्हें भी कष्ट भोगना पड़ा। फिर आप और हम जैसे आम आदमियों की बिसाती क्या। अतः किसी को भी सुरक्षा के लिए बनाए गए घेरे का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सोचें कितना विधायक प्रसंग जोड़ा गया राम कथा में। ए वेरी पॉजिटिव एडिशन। आज लक्ष्मण रेखा मर्यादा, धैर्य, सुरक्षा के घेरे का पर्याय बन गया है। पर मेरा यह संवाद कई और प्रश्न खड़े करता है, जैसे अगर लक्ष्मण रेखा की जोड़ी हुई कहानी से मुझे कोई ऐतराज नहीं, तो फिर बर्बरी की कथा जिस पर चर्चा हमने अध्याय 4 और 5 में की थी, उससे क्यों ऐतराज? एक कल्पना और दूसरे कल्पना में क्यों भेदभाव? क्या यह पाखंड या हिपोक्रेसी नहीं है? क्या यह अपनी सुविधा के अनुसार चयनात्मक यानी कि सिलेक्टिव होना नहीं है? मेरी समझ में चयनात्मक होने में कोई बुराई नहीं है। निष्पक्ष रहना भी न हमेशा धर्म होता है, न पक्षपात करना धर्म ही। राम और कृष्ण भी पक्षपात करने से कहां हिचके, पर इस विषय पर चर्चा फिर कभी। अभी तो बस इतना ध्यान रखें, हीरा को 18 कैरेट सोने में तो लगाकर उसे बहुमूल्य बनाया जा सकता है, उसे जंग लगे हुए लोहे में कभी नहीं लगाया जाता, नहीं लगाया जाना चाहिए। सृजनात्मक स्वतंत्रता का पहला और मूल लक्षण है सृजन। विघटनकारी विचार को सृजनात्मक का नाम नहीं दिया जा सकता, नहीं दिया जाना चाहिए। अब एक नवीन कल्पना सृजनात्मक है या विघटनकारी, इसका पता लगाना कठिन नहीं है और कुछ एक जांच द्वारा आप तुरंत ही पता लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है 3 प्रश्न। पहला, कहीं नवीन कथानक प्रमाणित कथानक का विरोध तो नहीं कर रहा है? दूसरा, कहीं वो अर्थ का अनर्थ तो नहीं कर रहा है? तीसरा और कदाचित सबसे महत्वपूर्ण, क्या वो प्राचीन संस्कृति के विरुद्ध जा उसके दर्शन को नष्ट तो नहीं कर रहा है? एक बार फिर से गौर करते हैं लक्ष्मण रेखा पर। यहां मूल घटना में कोई भी परिवर्तन नहीं की गई है। रावण का न सिद्ध था, सीता का हरण अपरिवर्तनीय रहा। ना तो रावण जैसे दुराचारी को महिमा मंडित किया गया है, ना ही सीता जी और लक्ष्मण जी के चरित्र का हनन ही। इससे रामायण के मूल कथानक में कोई विरोध नहीं है। बस इसका उद्देश्य 1000वीं सदी के बाद के भारत को एक नई शिक्षा देनी थी, जो आज भी प्रासंगिक है। और गौर से सोचा जाए तो लक्ष्मण रेखा नामक सुरक्षा रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में भी है। भूमि पर तपोबल से खींची हुई कोई रेखा नहीं, स्वयं लक्ष्मण जी ही सीता के वो सुरक्षा रेखा थे जिन्हें श्री राम अपने पीछे छोड़ गए थे और जिनके रहते सीता तक पहुंचने का रावण का ना तो साहसी था और न सामर्थ्य ही। इस तरह लक्ष्मण रेखा एक सकारात्मक योग है रामायण के साथ। 18 कैरेट सोना। दुर्भाग्यवश अधिकतर समकालीन रचनाएं, फिर उपन्यास हो, सिनेमा हो या टीवी धारावाहिक, उन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग जंग लगे हुए लोहे की भती ही किया है, ना कि लक्ष्मण रेखा की तरह एक सकारात्मक विधान के लिए। शायद यही कारण है
कि प्राचीन ग्रंथों पर आस्था रखने वाले और भी कट्टरता से सभी नवीन रचनाओं का विरोध करते हैं और उनके महत्व को नजरअंदाज कर देते हैं, और इसका विपरीत असर ही पड़ता है। दो खेमे बन जाते हैं, एक जो प्राचीन को जानता ही नहीं और नवीन को सच मानने की भूल कर बैठता है, दूसरा जो नवीन को पढ़ता ही नहीं और ऐसे में इन दोनों के बीच संवाद संभव ही नहीं। यदि आप मेरा उपन्यास द कर्स गॉड पढ़ें तो आप पाएंगे कि मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि मेरी कहानी पुराण और संस्कृति विरोधी कदापि न हो, उस महान संस्कृति के परिचायक ही हो, उस पर घात न करे। मेरा मानना है कि हर कहानीकार के प्रथम जिम्मेवारी होती है, कर्तव्य होता है कि उस कृति के पीठ पर छुरा न घोंपें जिसका वो आधार लेते हैं। ये कृतघ्नता होगी। अगले रविवार के अध्याय में हम चर्चा करेंगे भीष्म के 5 जंग लगे हुए बाणों पर। कौन से 5 बाण और जंग लगे हुए क्यों? यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो हमें लिखकर या अपने आवाज में अगले 3 दिनों में भेजें और मैं अगले अध्याय में चुनिंदा उत्तरों को सम्मिलित करूंगा। हमारा पता है vivek.vnc.in/m फॉर महाभारत। हमारे साथ भारतवर्ष के इस दुर्लभ धाती उसकी संस्कृति की खोज के सफर में साथ रहने के लिए आप सभी का आभार। मां भारती आपका कल्याण करे।